हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। हम लोग चैप्टर 7 को पढ़ रहे थे, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने कर लिए थे। हम लोगों ने देखो क्या क्या देखा था कि 1857 के जो रिवोल्ट हैं उसके कारण क्या क्या थे, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, कौन कौन नॉन पार्टिसिपेंट्स थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और सोशो रिलीजियस कॉजेज कौन से थे, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। साथ में देखा था कि इमीडिएट कॉजेज ऐसे कौन से थे कि ये जो इतने बड़े स्तर पे ये रिवोल्ट्स फैल जाता है। आज के सेशन में हमें इसके आगे बढ़ना है। हमें ये देखना है कि इसके फेल होने के क्या क्या कारण थे। ये रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया था, इसके फेलियर के क्या क्या कारण थे। देखो बुक के अंदर क्या है, आपका अभी स्पार्क दिया हुआ है कि किस तरीके से ये फैला, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कॉजेज दिए हुए हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें दी हुई है। मैंने सभी चीज़ों को समराइज़ किया है, लेकिन इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं। तो देखो हमने बहुत सारे रीजंस देख लिए, अब हम देखेंगे ये फेल क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके इम्पैक्ट पे जाएंगे, इसकी सिग्निफिकेंस पे जाएंगे। ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा छोटा सा, बहुत कम चीज़ें उसके अंदर कवर करने को होंगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या वजह थी कि जो रिवोल्ट था 1857 का वो फेल हो जाता है। सबसे पहले वजह थी ये नेशनल लेवल पे स्प्रेड नहीं हुआ। आप देखोगे बॉम्बे, मद्रास जो है वो हर वक्त ब्रिटिशर्स की तरफ, ब्रिटिशर्स की फेवर में रहता है। क्यों ये लोग ब्रिटिशर्स की फेवर में रहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो यूथ हैं, बॉम्बे और मद्रास के जो यूथ हैं, एक तो वो मिलिट्री का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। दूसरा वो फार्मिंग कम्युनिटी से नहीं थे। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं ज़्यादा। तो इन लोगों को पता ही नहीं कि मिलिट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ब्रिटिशर्स की वजह से, या कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी आई है जिससे सोल्जर्स को प्रॉब्लम हो रही है, फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इन लोगों को ब्रिटिशर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया ही नहीं, यानी राष्ट्रीय स्तर पे पूरे नेशन के अंदर ये रिवोल्ट नहीं फैला। दूसरा, जो पंजाब का एरिया था या जो पंजाब के सबॉर्डिनेट प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहते हैं। अब पंजाब वाले लोगों ने ब्रिटिशर्स का क्यों साथ दिया? क्योंकि पंजाब नहीं चाहता था कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएं और फिर से मराठा या मुगल किंगडम जो है वो दिल्ली के अंदर बैठ जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुगलों की और सिख एम्पायर की, पंजाब एम्पायर की बनती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो जिसके कारण ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से जाए और मुगल फिर से आ जाए, तो इन्होंने इसलिए ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया। तीसरी वजह ये थी, जो वेपन्स यूज़ कर रहे थे इंडियंस वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव थे, यानी बहुत ज़्यादा प्राचीन थे, और अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न टेक्निक के वेपन्स थे। फोर्थ क्या है, हमारे पास यानी कि इंडियंस के पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। जबकि आप देखोगे जो अंग्रेज लोग हैं उनके पास इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था। हम लोगों को ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। ये टेलीग्राफ यूज़ कर रहे थे सिर्फ ब्रिटिशर्स। तो इंडियंस को अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना था तो बहुत वक्त लग जाता था, जिससे उन लोगों के आपस में कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी कोई टीम नहीं थी। सब लोग अपने अपने मतलब से लड़ रहे थे, सब लोगों को अपनी अपनी परेशानियां थी, अपने अपने रीजन में लड़ाइयां कर रहे हैं। तो कोई ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई नहीं थी, कोई कॉमन विजन नहीं था। कोई सोल्जर है उसको बैरक, इसको अपने जो रूल्स बने हैं जो सोल्जर्स के खिलाफ है उन रूल से प्रॉब्लम है। कोई जमींदार है तो जमींदार वाले नियमों से परेशान है, कोई किसान है तो किसान वाले नियमों से परेशान है। मतलब कि सबका एक कॉमन विजन था ही नहीं, सब में इंडियननेस की, वननेस की फीलिंग थी ही नहीं। सब अपने अपने पर्पज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो जिसकी वजह से भी ये एक फेलियर माना गया। सातवां पॉइंट इसके अंदर क्या है कि जो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास थे उनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे जिससे हमारी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसका ग्रोथ होगा। इसलिए वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया, मतलब उन्होंने इस रिवोल्ट को नहीं ज्वाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियंस को नहीं पता था। जैसे इंडियंस क्या थे, इस एरिया को कैप्चर तो कर लिया भारतीय लोगों ने, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा के इस एरिया को कैप्चर किया, लेकिन इनको नहीं पता था अब इस एरिया को रिटेन कैसे करें, ठीक है। अब इस एरिया के ऊपर अपनी हुकूमत बनाए कैसे रखें। तो फिर से जो कैप्चर एरिया थे इंडियंस के वो ब्रिटिशर्स ने फिर से बहुत आसानी से रिकैप्चर कर लिए। फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ रिवोल्ट, आज इस क्षेत्र में रिवोल्ट हो रहा है, कल इस क्षेत्र में रिवोल्ट हो रहा है, अब इस क्षेत्र में रिवोल्ट हो रहा है, मतलब कि रिवोल्ट टुकड़ों में हो रहा था, साइमल्टेनियसली सब जगह एक बार नहीं हो रहा था। ये फ्रेगमेंटेड नेचर का था। डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं थी। जो बहादुर शाह जफर है उन्होंने कभी नहीं सोचा, मतलब उन्हीं की अगुवाई के अंदर पूरा काम हो रहा था,
उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऑटोनोमस स्टेट से बात कर लूँ, मैं नीचे वाले सबॉर्डिनेट स्टेट से बात कर लूँ, हो सकता है उनमें से कुछ मेरा साथ दे दे और हम सब लोग मिलके फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करें। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना ही उनके अंदर ग्लोबल व्यू था। बहादुर शाह जफर को पता ही नहीं था भारत के बाहर क्या हो रहा है। बुजुर्ग थे काफी, इनको पता ही नहीं था भारत के बाहर क्या हो रहा है। ये बस एक नॉमिनल हेड बना के इस रिवोल्ट में बैठा दिए, इनको कुछ नहीं पता था। अदरवाइज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ब्रिटेन के खिलाफ इतनी लड़ाइयां हो रही थी। जो ब्रिटेन के अगेंस्ट इंटरनेशनल पावर्स थी, उनका सहारा लेके हम इस युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर ने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या था? अब जितने भी इंडियंस थे वो या तो सोल्जर्स थे, या वो फार्मर थे, या वो जमींदार थे। ये इंडियंस बेचारे इतने गरीब थे, ये ज्यादा दिन तक लड़ाई में नहीं रह सकते थे। इनको वापस अपने लाइवलीहुड में जाना जरूरी हो गया था। इनको कमाई अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो इकोनॉमिक फैक्टर ये था, ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारा पैसा था, वो लोग लंबे समय तक लड़ाई कर सकते थे, लेकिन इंडियंस जो थे वो ज़्यादा समय तक नहीं लड़ सकते थे, इनको अपनी कमाई भी करनी थी। तो ये कुछ वजह थी हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेलियर की। ठीक है, आपको मेंस में इसी तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं। 1857 के रिवोल्ट के इम्पैक्ट क्या क्या रहे देखो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, और जो भी भारत का रूल था वो क्राउन के हाथ में चला गया। यानी कि जो अब क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, वो सारा रूल देखेंगी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत में रूल देखेंगी। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन चला रही थी। इकोनॉमिक ड्रेन जैसे पहले होता था वैसे ही होता रहा। बाय चीप सेल डियर, वो जो पॉलिसी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी वो यूं चलती रही इंडियन पॉपुलेशन के। लेकिन एक अच्छा काम क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट देखो। एक अच्छा काम ये हो गया, भारत के लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि हम एक लड़ाई लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ये कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है कि हम इनको हरा ही नहीं सकते। हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम अगर एक हो जाएं तो हम इनके खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं, हम इनको भारत से बाहर भगा सकते हैं। तो ये एक नेशनल मूवमेंट का बेस सेट करके चला गया, लोगों का दिमाग खोल के चला गया कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इन लोगों से लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, बहुत सारे जमींदारों को उनकी जमीन वापस दे दी गई, उनकी जमींदारी वापस दे दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये जमींदार लोग ज्यादा इस रिवोल्ट को भड़का रहे हैं। अगर जमींदार को हम इनकी जमीन वापस देके शांत कर दें तो ये रिवोल्ट अपने आप टूट जाएगा, या भविष्य में ऐसे रिवोल्ट्स होंगे ही नहीं। इनकी लीडरशिप को अवॉइड करने के लिए, जैसे आप देखोगे कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह खुद एक जमींदार तो थे, और कितने बड़े लेवल पे ये अगुवाई कर रहे थे रिवोल्ट की। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा क्यों ना हम जमींदारों की डिमांड पूरी कर दें। जितने पीजेंट लोग हैं छोटे छोटे, ये तो हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। अगर जमींदार हमारे पक्ष में हो गया तो अकेले किसान क्या कर लेंगे। तो बहुत सारे जमींदारों को उनकी जमीन भी वापस मिल गई। मार्क द एंड ऑफ इम्पीरियम ऑफ इम्पीरियो, यानी पहले क्या था, दिल्ली के अंदर चाहे नॉमिनल, लेकिन दिल्ली के अंदर मुगल्स बैठे थे। ठीक है, दिल्ली के अंदर मुगल्स बैठे थे और चारों तरफ ब्रिटिश की टेरिटरी थी। तो इसको क्या कहा था, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, इम्पीरियम ऑफ इम्पीरियो, यानी कि इम्पीरियम ऑफ नहीं, इम्पीरियम इन इम्पीरियो, यानी कि चारों तरफ कोई और क्षेत्र और बीच में अकेला कोई और बैठा है। तो अब इस चीज को खत्म कर दिया। दिल्ली के अंदर से भी जो बहादुर शाह जफर थे, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया, और अब दिल्ली में भी मुगल दरबार खत्म हो गया, पूरे क्षेत्र पे अंग्रेजों का राज हो गया था। अर्लियर वी वर अंडर, पहले हम एक कमर्शियल एंटिटी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे, लेकिन अब हम एक पॉलिटिकल एंटिटी यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, एक ये बड़ा बदलाव होता है 1857 के रिवोल्ट के बाद। और क्या इम्पैक्ट पड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हो जाता है। ये 1858 का एक्ट क्या था, इसको कहा गया गुड गवर्नमेंट एक्ट। ऐसा कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि इंडिया के बेटरमेंट के लिए हम इस एक्ट को लेके आ रहे हैं। और ये एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, एडवर्ड हेनरी स्टेनली ने। ये पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इंडिया के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। 1858 का एक्ट आता है। जब सारे एक्ट्स पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि 1858 का एक्ट क्या था। अब देखो बीच में स्पार्क्स, ये स्लाइड्स थोड़ी उल्टी लग गई है, हमें अदर इम्पैक्ट समझने हैं, उसके बाद स्पार्क पे चलेंगे कि कैसे लड़ाई का प्रोसेसर चलता है और कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं। हमने अभी तक देखो
बहुत सारे इम्पैक्ट्स देख लिए, कौन कौन से इम्पैक्ट देख लिए रिवाइज कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, क्राउन का रूल चल पड़ा, इकोनॉमिक ड्रेन जैसे पहला था वैसे ही हो गया। अच्छी बात क्या हुई, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, भारतीय लोगों में, जमींदारों को उनकी जमींदारी मिल गई। बुरा काम क्या हो गया, दिल्ली से मुगल दरबार खत्म हो गया, अब हम कमर्शियल एंटिटी नहीं पॉलिटिकल एंटिटी के अंदर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हो जाता है। और कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं, देखो मिलिट्री में क्या क्या चेंजेस ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जाते हैं। क्या कहा गया, पहले क्या था, इंडियन सोल्जर ज्यादा थे। अब उन्होंने देखा ये इंडियन सोल्जर तो किसी भी वक्त एक होके हमारे ऊपर विद्रोह कर सकते हैं, तो हमें इन इंडियन सोल्जर को कम करके यूरोपियन सोल्जर बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या चेंजेस आए मिलिट्री में, यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज कर दिया, रेशो फिक्स कर दी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के लिए कि इतने यूरोपियन के ऊपर इतने इंडियन रहेंगे। जैसे 1:3, एक यूरोपियन 3 इंडियन सोल्जर के ऊपर एक यूरोपियन बिठा दिया बॉम्बे के अंदर, बंगाल में 1 यूरोपियन 2 इंडियन, ये रेशो फिक्स कर दी। मद्रास में 5 इंडियन के ऊपर 2 यूरोपियन बैठा दिए। इस तरीके से ये रेशो फिक्स कर दी ताकि इंडियंस चाह के भी उग्र रूप ना धारण कर सके, हर 2 या 3 इंसान के ऊपर एक अंग्रेज बिठा दिया। ठीक है, हायर पोस्ट यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दी। सोल्जर्स को कैटेगराइज कर दिया 2 पार्ट्स में, एक तो मार्शल सोल्जर्स, एक नॉन मार्शल सोल्जर्स। मार्शल सोल्जर्स किसको कहा, दैट आर फिट फॉर वॉर, जो वॉर के लिए फिट थे उनको मार्शल सोल्जर कहा गया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे। जैसे पंजाब के जितने लोग थे उन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था, नेपाल के जितने लोग थे इन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया, पठान्स जो थे अफगान के उन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ठीक है, हम अभी देखेंगे कुछ स्लाइड्स के बाद कि पंजाब के लोग क्यों ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। अब देखो मार्शल सोल्जर कौन है, जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे और जो वॉर के लिए फिट थे। नॉन मार्शल सोल्जर इन्होंने किसको कहा, जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे अवध के सोल्जर, ठीक है, जैसे सेंट्रल इंडिया के सोल्जर, बंगाल के सोल्जर, इनको कहा आप लोग वॉर के लिए फिट नहीं हो, और इन लोगों को थोड़ा ज्यादा नजरों के अंदर रखने लग गए ब्रिटिशर्स लोग। आप देखोगे 1875 में ब्रिटिश आर्मी में मैक्सिमम हाफ ऑफ द आर्मी इनकी पंजाब सोल्जर्स से भरी हुई थी, क्योंकि पंजाब इनके लिए लॉयल थे। पंजाब नहीं चाहता था कि ब्रिटिशर्स लोग जाएं और फिर से मुगल रिवाइव कर जाए। ठीक है, तो मिलिट्री में क्या क्या चेंजेस आए ये हमने देखा। इस युद्ध के बाद पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉइज आती है। क्या बैलेंस एंड काउंटर पॉइज, देखो लड़ाई क्यों हुई थी, मैंने आपको क्या बताया था, लड़ाई क्यों हो रही है इसको समझना। अब हमने मिलिट्री जब कॉजेज पढ़ रहे थे, हमने उसके अंदर ये देखा कि एक ही बैरक के अंदर, यानी एक मिलिट्री टीम के अंदर, वहीं पे ही ब्राह्मण्स है, ठीक है, वहीं पे ही राजपूत है, वहीं पे ही शूद्राज है, और इन सबको क्या कहा गया, आप सब लोगों को कॉमन मेस में खाना खाना है। ठीक है, आप सब लोगों के लिए कॉमन बेदिंग घाट्स होंगे, मतलब सारी चीजें कॉमन कर दी, जिससे ये ब्राह्मण और राजपूत शूद्रों के मतलब कि अपने आप का स्टेटस जो है वो कम समझने लग गए। अब इससे क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि पहले तो डिसकंटेंट की फीलिंग आई, लेकिन बाद में जब इन लोगों से बातें हो रही है तो तीनों ने देखा कि हम सभी की, चाहे हमारी जाति कोई भी हो, हमारी प्रॉब्लम सबकी सेम है, तो हम सब लोगों को मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। यानी ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि इन लोगों में यूनिटी बढ़ने लगी है। क्यों, क्योंकि हमने इनको सेम प्लेस पे रखा है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन लोगों की यूनिटी ना बढ़े। तो देखो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज ने फॉल्ट लाइन क्रिएट करने के लिए कंटोनमेंट्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग रेजिमेंट्स में, ब्राह्मण रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और शूद्रा रेजिमेंट। मतलब अब इन तीनों को बीच में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करने के लिए तीनों को अलग कर दिया, ताकि इन लोगों के अंदर वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट की फीलिंग बनी रहे, ताकि एक दूसरे से बात ना कर सके, कोऑर्डिनेट ना कर सके, और इनकी जो यूनिटी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, चार्ल्स वुड ने, देखो जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1861 में, उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा, उन्होंने ये कहा, चार्ल्स वुड ने लॉर्ड कैनिंग को कहा कि ऐसा इनके बीच में नफरत भर दो, आपस में इतना ज्यादा कास्टिज्म भर दो इन लोगों में, कि अगर एक रेजिमेंट लड़ाई करती है, एक रेजिमेंट विद्रोह करती है, इफ वन रेजिमेंट म्यूटनीज, आई शुड लाइक टू हैव द नेक्स्ट रेजिमेंट सो एलियन, हमें दूसरी रेजिमेंट को इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए एलियन बनाना पड़ेगा, यानी अनजान बनाना पड़ेगा, दुश्मन बनाना पड़ेगा, कि ये आपस में ही एक दूसरे पे गोली चलाने के लिए तैयार हो जाए, हम लोगों को कुछ करना ही ना पड़े।
मतलब ये लोगों के बीच में इतना ज़्यादा भेदभाव बढ़ा रहे थे, हम अपर कास्ट हैं, हम लोअर कास्ट हैं, आपस में मिलने नहीं दे रहे, ठीक है। तो यानी ये कहा गया चार्ल्स वुड के द्वारा कि इनमें इतनी नफरत भर दो कि अगर एक रेजिमेंट हमारे खिलाफ विद्रोह करे तो हमारे बिना कहे दूसरा रेजिमेंट जो इनका इंडियन ही है वो इन पे गोली चलाने को तैयार हो जाए। पॉलिसी देख रहे हो आप लोग, और ये पॉलिसी आज तक भारत के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, ये कास्टिज्म की चीज़ें जो ये अंग्रेज लोग पैदा करके गए थे। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी टुवर्ड अपर कास्ट, यानी अपर कास्ट और अपर क्लास के लिए इन्होंने क्या पॉलिसीज में चेंज लाए 1857 के रिवोल्ट के बाद। हमने देख लिया मिलिट्री में क्या चेंज आए, हमने देखा रेजिमेंट्स में क्या चेंज आए, ठीक है, यानी पॉलिसी ऑफ काउंटर पॉइस, बैलेंस एंड काउंटर पॉइस। अब हम देखते हैं अपर क्लास के लिए क्या चेंजेस ला रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग ने कहा इंडियन रूलर्स प्रिंसेस हैव एक्टेड एट ए बैक वाटर इन द स्टॉर्म। क्या कहा गया? लॉर्ड कैनिंग ने ये ऑब्जर्व किया पूरे 1857 के रिवोल्ट में कि जो ये रूलर लोग थे ना, जो प्रिंसली रूलर है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्टॉर्म के अंदर एक बैक वाटर का काम किया, यानी इन्होंने बहुत पुश दिया, क्यों ना हम इन रूलर्स को अपने पक्ष में कर ले। ब्रिटिश पहले इंडियन रूलर्स को कुछ नहीं समझते थे, अब इस विद्रोह के बाद इन्होंने देखा कि इन रूलर्स ने इतने ज्यादा लोग भड़का दिए हमारे खिलाफ, क्यों ना हम इंडियन रूलर्स को अपने पक्ष में कर ले। ब्रिटिश ने इनकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया और अपर क्लास की इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया और ये कहा अब से कोई भी प्रिंसली स्टेट को अनिक्स नहीं करेंगे और हम अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म करते हैं। और आप देखोगे 1857 के बाद कोई प्रिंसली स्टेट अनिक्स नहीं होता है, ये आउट ऑफ इंडिया ही सारा अनिक्सेशन करते हैं, जैसे ये बर्मा को लूटेंगे या नेपाल को अनिक्स करेंगे, ठीक है। किसी प्रिंसली स्टेट को अनिक्स नहीं करते क्योंकि इनको पता है अगर रूलर हमसे खफा हो गए तो ये अपनी प्रजा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। हमें रूलर, जमींदार, अपर क्लास अपने हक में करने हैं, क्योंकि अगर ये लोग हमारे हक में रहे तो लोअर कास्ट या पीजेंट्स लोग हमारा कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो लोकल जमींदार और प्रिंसेस को इन्होंने काउंटर वेट की तरह यूज किया कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम इन्हीं के ही प्रिंसेस को, इन्हीं के ही जमींदारों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, ठीक है। जमींदार को उनके स्टेट दे दिए गए। अपर कास्ट अगर ब्रिटिशर्स के साथ है तो पीजेंट और लोअर क्लास कुछ रिबल नहीं कर सकते, ये बात ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं, इसलिए लोकल रूलर्स को अपने हक में कर लिया। कहा हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म करते हैं, हम पॉलिसी ऑफ एनिक्सेशन नहीं लेके आएंगे, हम पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लेके आएंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। अपर क्लास के लिए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आ जाती है, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ प्रिविलेजेस डिपेंडेंट्स बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा और इस प्रिविलेज डिपेंडेंट में मतलब कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे कुछ लोगों को, और इनमें किन किन के नाम डाले जो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल थे, जैसे ग्वालियर, नेपाल, इंदौर, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ प्रिविलेज्ड डिपेंडेंट्स में इन लोगों के नाम ब्रिटिशर्स ने डाल दिए ताकि भारत के अंदर भारतीयों के बीच में ही भेदभाव की भावना बढ़ती रहे। 1861 में एक दीज रूलर्स वर गिवन द टाइटल ऑर्डर ऑफ नाइटहुड। इनको मतलब कि प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए इन रूलर्स को एक टाइटल दे दिया नाइटहुड का, द लॉयल प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। इंडियन प्रिंसेस वर मेड टू एक्सेप्ट क्वीन एज अ पैरामाउंट पावर, और इंडियन प्रिंसेस के दिमाग में ऐसा फीड कर दिया, इनको ऐसी ऐसी अपीजमेंट की पॉलिसी से इनको खुश कर रहे हैं ताकि ये लोग क्वीन को अपनी पैरामाउंट पावर एक्सेप्ट कर ले। और ऐसा हुआ, ब्रिटिश प्रिंसेस ने जो ये इंडियन प्रिंसेस थे, लोकल प्रिंसेस, लोकल रूलर थे, उन्होंने महारानी को जो क्वीन है ब्रिटेन की, उसको अपनी पैरामाउंट पावर एक्सेप्ट कर लिया। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन की सोच देखो आप, प्रिंसली स्टेट्स वर मेयर एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश क्राउन के सिर्फ एजेंट है, ये हमें किस लिए काम आएंगे, ये हमारे किस लिए काम आएंगे, ये अपनी प्रजा को हमारे खिलाफ उठने नहीं देंगे, ठीक है। अगर ये हमारी मुट्ठी में होंगे तो प्रजा इनकी तो हमारी मुट्ठी में अपने आप आ जाएगी। अब जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके तरफ क्या एटीट्यूड ब्रिटिशर्स ने अपनाया? इन्होंने क्या किया? सिविल सर्विस एक्ट 1861 पास कर दिया ताकि लंदन के अंदर एक एनुअल कंपटीशन स्टार्ट कर दिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब लंदन के अंदर एग्जाम हो रहा है, कौन इंडियन जाएगा वहां पे अपना एग्जाम देने के लिए? तो इंडियंस के लिए यहाँ पे पहुंचना ही मुश्किल था। ब्रिटिश ने इंडियंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की और इसलिए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया। और अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर
हिस्सा देना शुरू कर दिया, इनकी सीट्स फिक्स करनी शुरू कर दी। ये पहली बार था कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भारतीयों को लेजिस्लेटिव बॉडी में मिलने लगा। आप मेरी पॉलिटी की सीरीज पे जाओगे, आप सीधा यूँ लिखना पॉलिटी बाय पायल गुप्ता। आपको वहाँ पे पहले 2 लेक्चर में मैंने पूरी पॉलिटी करवा रखी है, पॉलिटी बाय पायल गुप्ता। इस चैनल पे नहीं है, दूसरे चैनल पे है, तो पॉलिटी बाय पायल गुप्ता आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और आपको ये सारे एक्ट 1861 का, 1773 का, जो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक है उसकी पहली 2 वीडियो सुन लेना, सारे एक्ट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, और फिर इस वीडियो को सुनोगे तो आपको सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती समझ आ जाएंगी। कॉमन पीपल के लिए क्या पॉलिसी ब्रिटिशर्स लाते हैं? कॉमन पीपल को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर दिया। अब कॉमन पीपल का क्या करना है ब्रिटिशर्स को, क्योंकि रूलर्स उनके हाथ में है, जमींदार उनके हाथ में है, कॉमन पीपल साथ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। कॉमन पीपल को हिंदू और मुस्लिम के अंदर बांट दिया, और इतनी ज़्यादा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई कि आज तक हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म ही नहीं हो रहा है। ब्रिटिश ने इंडियन सोसाइटी के डिफेक्ट्स को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, और ये कंक्लूड निकाल दिया कि इंडियन तो रूल कर ही नहीं सकते, इनको रूल करना आता ही नहीं है, हम बताएंगे आपको अच्छा शासन कैसे चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये यूं कहते हैं कि गुड गवर्नेंस एक्ट आ रहा है, आप लोगों को काम करना नहीं आता, हम बताएंगे आपको कैसे काम करना है। तो ये कॉमन पीपल के लिए इन्होंने पॉलिसी अपनाई। ठीक है, अब हमें बीच में देखना है, जो हमें देखना था कि ये जो प्रोसीजर है, ये सारी लड़ाई है, ये कैसे चलती है। हमने इम्पैक्ट देख लिया क्या है, ये प्रोसेस सारी चलती कैसे है, अब हमें वो देखनी है। देखिए, देखो 25 मार्च 1957 में बंगाल के बैरकपुर में एक सोल्जर जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने वो 34th नेटिव इन्फेंट्री का सोल्जर है, उसने अपने सीनियर ऑफिसर की डेथ कर देता है, वो मार देता है, उसको किल कर देता है, और जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ऐसे काम सिर्फ एक ही छावनी में नहीं हो रहे थे, बहुत सारे ऐसे कंटोनमेंट बोर्ड्स थे जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ सोल्जर्स में गुस्सा था, और अपने अपने सीनियर्स को बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे कि लोगों ने मार दिया था। 10 मई 1857 को ये लोग मेरठ से चलते हैं, यहाँ पे सोल्जर्स रिवोल्ट कर देते हैं, और आधी रात को ये स्लोगन देते हैं, चलो दिल्ली। ये मैं वो बता रही हूँ कि ये विद्रोह चला कैसे, स्टार्टिंग कैसे हुई। ठीक है, और ये दिल्ली की तरफ मार्च कर देते हैं। 11 मई 1857 को, 11th ऑफ मई 1857 को ये दिल्ली पहुंचते हैं। वहां बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्परर है, लास्ट मुगल एम्परर, उनसे अपील करते हैं कि आप हमारे लिए इस युद्ध में लीडर बनो। अब पहले वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, अब इतने टाइम से बेचारे को पेंशन पे रखा हुआ है, एकदम से आके इसको कोई कह रहा है तुम हमारे राजा हो, तो इसको तो पहले समझ ही नहीं आया कि हो कह रहा है। फिर इसने जैसे तैसे करके इसको लोगों ने समझाया, ठीक है, और इसको एक नॉमिनल हेड बना दिया कि तेरे को कुछ नहीं करना, तू बस नाम का राजा बन जा। रियल हेड कौन था? यहाँ पे भी बख्त खान था। बख्त खान कौन था? बरेली का कमांडर इन चीफ था। ठीक है, असली काम ये कर रहा था। और बहादुर शाह जफर को टाइटल दे दिया शहनशाह हिंदुस्तान, यानी एम्परर ऑफ इंडिया। इसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या मिल गया। मतलब आदमी सोच रहा है कि मेरा ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाए और एकदम से उसकी लॉटरी लग जाए और यूपीएससी प्रीलिम क्लियर हो जाए, कुछ इस तरीके का बहादुर शाह जफर फील कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दिल्ली ये पहुंच गए, ठीक है, इन्होंने अपना लीडर चुन लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ब्रिटिशर से रिलेटेड थी, इनके ऑफिस, इनके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इनके किले जो भी थे, सबको जला रहे हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली के बाद कानपुर में विद्रोह पहुंचता है, लखनऊ में विद्रोह पहुंचता है, फिर रोहिलखंड में फैलता है, फिर बुंदेलखंड में फैलता है, फिर झांसी में, और फिर पूरे सेंट्रल इंडिया में। इस तरीके से पूरा विद्रोह जो है ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैल जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट्स हम लोग देख चुके हैं। अब हमें ये समझना है कि जो मैंने बार बार आपको कह रही हूँ, पंजाब के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, पंजाब के लोगों ने 1857 का रिवोल्ट ज्वाइन नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? देखो 1857 में जिस समय विद्रोह चल रहा था, उस समय पंजाब के अंदर ब्रिटेन के गवर्नर कौन है? ब्रिटेन गवर्नर यानी ब्रिटिश गवर्नर कौन है? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने सिख सोल्जर को इस रिवोल्ट का हिस्सा नहीं बनने दिया, उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि तुमको इसका हिस्सा नहीं बनना है। दूसरा, पंजाब के नेटिव्स नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर यहाँ से जाएं, क्योंकि इनको ये था कि अगर ब्रिटिशर चले गए तो दिल्ली में फिर से मुगल दरबार लगने लगेगा, और ब्रिटिशर्स और पंजाब यानी सिख एम्पायर और मुगल बिल्कुल आपस में कट्टर थे, ये बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ये वजह है कि पंजाब के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। फिर ये देखेंगे कि बॉम्बे और मद्रास के लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं।
सबसे पहली वजह ये थी कि इस रीजन से जो सोल्जर थे वो लोअर क्लास से थे। वैसे तो सोल्जर बहुत कम थे, पर जो भी सोल्जर थे वो लोअर क्लास से थे। अब लोअर क्लास से थे, जबकि आप देखोगे अवध के सोल्जर ब्राह्मण और राजपूत के थे। तो जो ये लोअर क्लास के सोल्जर हैं, ये ब्रिटिशर से इतना परेशान नहीं थे जितना इन ब्राह्मण और राजपूत के डिस्क्रिमिनेशन से थे। तो ये बोले यार ये ब्रिटिशर सही तो कर रहे हैं, हमारा डिस्क्रिमिनेशन खत्म तो कर रहे हैं। ब्राह्मण राजपूत बेवजह खुद को अपर कास्ट, हमको लोअर कास्ट मानते हैं। तो इनको ब्रिटिशर से इतनी दिक्कत नहीं थी जितना इस कास्टिज्म से दिक्कत थी, डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत थी। इसलिए इन्होंने इस सोल्जर में ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया। दूसरा, यहाँ के जो सोल्जर हैं वो फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, तो इनके मन में डिसकंटेंट था ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे फार्मर, जमींदार, ये लोग उनकी पॉलिसी से परेशान थे। अब ये लोग सोल्जर कम्युनिटी के फार्मर है ही नहीं है, ठीक है, तो इनको क्या पता कि क्या पॉलिसी, क्या परेशानी। ये इनके ना कोई स्ट्रिक्ट रूल्स थे, इनके ऐसे कोई भड़क नहीं थी इनके दिमाग में कि बोन डस्ट मिला दिया या कार्टराइज मुंह से छीलना है और गाय का मांस है या पिग का मांस है, ऐसा कुछ भी इनके कोई स्ट्रिक्ट रूल इनके धर्म में थे ही नहीं। इनके कम्युनिटी में, इनके समुदाय में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, तो इस चीज़ के लिए भी इनको डिसकंटेंट नहीं था। तो इनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, इसलिए इन्होंने विद्रोह के अंदर रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो भोपाल, ग्वालियर, हैदराबाद, राजपूताना, इंदौर के लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट क्यों करते हैं इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। ये जितने भी लोग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं येलो कलर से, ये लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से जाए, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज जाएगा तो मराठा किंगडम फिर से रिवाइव हो जाएगी, ठीक है, अंडर नाना साहेब। ये नहीं चाहते थे, और दिल्ली के अंदर मुगल दरबार लगने लग जाएगा, जो ये लोग पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से ये लोग ब्रिटिशर्स का ही साथ दे देते हैं, ठीक है। अब हमें इस रिवोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका नेचर समझना है। अगर मेंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इसका नेचर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आप देखोगे 1857 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि यहाँ काऊ का फैट चढ़ा दिया, वहाँ पिग का फैट चढ़ा दिया, यानी दोनों ही लोग, हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान। जब परेशानी सेम होती है तो दो दुश्मन भी एक हो जाते हैं। तो सेम काम यहाँ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी आप बहुत जगह देखोगे। और अंग्रेज आपस में बात भी यही करते हैं कि जब तक हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं हटाएंगे तब तक हम इनको हिला ही नहीं सकते। इसके बाद आप देखोगे मुस्लिम लीग वगैरह बनेंगी, मुस्लिम्स को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हिंदुओं के खिलाफ हों, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस रिवोल्ट का एक कैरेक्टर था। कोई नेशनलिज्म की भावना थी ही नहीं किसी में, सब अपने अपने पर्पस के लिए लड़ रहे हैं। इतने लोकल लेवल पे ये विद्रोह हुआ है, ऑल ओवर इंडिया तो फैला नहीं, इतने से एरिया में हो रहा है, फिर इतने से एरिया में हो रहा है, फिर इतने से एरिया में हो रहा है, मतलब काफ़ी लोकलाइज्ड था। कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों में, एक दूसरे की स्किल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है नेचर में, यानी कि बहुत डिप्लोमेटिक स्किल्स तो है ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ऊपर से हथियार भी बहुत पुराने हैं। अर्बन लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि असली डिसकंटेंट फार्मर में था, जो रूरल कम्युनिटी थी। रूरल और अर्बन में कोई कनेक्शन नहीं था, डिसकनेक्टेड थे रूरल लोग अर्बन से और अर्बन लोग रूरल से। क्यों? क्योंकि कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आज तो एक आपके पास व्हाट्सएप है, ठीक है, आपने एक मैसेज किया, वो मैसेज इतनी तेजी से वायरल हो जाता है कि जब भी कोई लड़ाई की बातें आती हैं, गवर्नमेंट सबसे पहले इंटरनेट बंद कराती है कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप चैट, इंस्टा, इनके माध्यम से ये विद्रोह इतना बड़ा रूप ले लेता है। अब वहां पे क्या है, कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे की बातें कैसे बताए, ठीक है। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो रूरल अर्बन बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट यहाँ पे देखा जाता है। और इस समय फेमाइन बहुत थी, तो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा पॉवर्टी और इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस आ चुके थे कि बहुत ज़्यादा समय तक लोग लड़ ही नहीं पाए, ठीक है। और ये केवल सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के अंदर ही सेंट्रलाइज्ड था। ये चीज़ें हमने देखी जो इस रिवोल्ट के नेचर को बताता है। हमें देखना है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से रूलर कहाँ से थे। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। ये सिर्फ नॉमिनल थे, रियल कौन है मैंने अभी अभी आपको बताया, बख्त खान रियल है, ठीक है। नाना साहेब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल ये भी लखनऊ से थी, खान बहादुर खान बरेली से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तांत्या टोपे ग्वालियर से थे, कुंवर सिंह बिहार के जमींदार थे, लियाकत अली इलाहाबाद से थे, मनीराम दत्ता असम से थे, देवी सिंह मथुरा से थे, और राव तुलाराम हरियाणा से थे। मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे यहाँ तक हम आज के सेशन में कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि सप्रेशन कैसे करते हैं
और कौन से लीडर ने, कौन से ब्रिटिशर्स ने या वीडी सावरकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, इन सब लोगों ने 1857 के रिवोल्ट पर क्या बोला है। ठीक है, और बता दूं मैं, पार्लियामेंट के अंदर, संसद में, अभी आपको पता है विंटर सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन में बातें उठी ओडिशा की तरफ से कि पाइका रेबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दो। हमने पाइका रेबेलियन पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दो, ये ओडिशा की एक, यूं मान के चल सकते हो आप, आर्मी की टीम थी, ठीक है। लेकिन संसद ने इस बिल को खारिज कर दिया और कहा 1857 का रिवोल्ट ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहेगा। तो 1857 की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेशन में हमें सप्रेशन कैसे किया वो देखना है, किसने किसके बारे में क्या कहा वो देखना है, और इसका सिग्निफिकेंस देखना है। ये जो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पे, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।